भाई भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं उस आदमी को नहीं जानती। ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता। ये तो भाभी से चटाक। खबरदार जो मेरी बीवी पर इल्जाम लगाया। वेदांश ने सानवी का हाथ थामे उसे सीधे उसके मंगेतर के पास ले जाकर पटक दिया। इसको संभालो या फिर मार दो, लेकिन आज के बाद मेरा इससे कोई संबंध नहीं। घंटी की आवाज पर सभी छात्र बड़े से मैदान की ओर दौड़े थे। छुट्टी का समय होता तो स्कूल में एक हलचल सी मच जाती थी। रिया अपनी जगह से उठकर बाहर मैदान का नज़ारा करने आई। वो रोजाना की तरह ये नज़ारा देखने आया करती थी। एसके स्कूल उसका अपना स्कूल था, उसकी मेहनत थी। आज उसका स्कूल मशहूर स्कूलों की लिस्ट में आता था। वो स्कूल की प्रिंसिपल थी। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव करना उसे एक सपने जैसा लगता था। माफ़ कीजिए मैम, सर अनमोल ने मीटिंग का कहा है तो सभी टीचर्स स्टाफ रूम में आ चुके हैं, बस आपका इंतजार है। उनकी वॉइस प्रिंसिपल मिसेज मोना ने आते ही रिया से कहा तो वो चौंकी थी। आप चलिए, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। वो इस नज़ारे को मिस नहीं करना चाहती थी। ये स्कूल उसका अपना स्कूल था। इस स्कूल के बच्चे दिनों दिन अब बढ़ते ही जा रहे थे और वो इस बढ़ती संख्या को देखकर रोजाना अपने अंदर बहुत हौसला महसूस करती थी। सभी बच्चे अपने घरों की ओर जा रहे थे। उनका आखिरी ठिकाना सबका घर था, लेकिन रिया आर्या क्या कोई उसका ठिकाना नहीं था और शायद कभी बनना भी नहीं था। वो सिर झटकती मीटिंग रूम की ओर बढ़ गई। सानवी उठ जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ तुम्हारी शादी है और इधर तुम लगातार सो जा रही हो। आखिर कितनी नींद है तुम्हारी जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? चित्रा ने सानवी को आकर जगाया तो वो झट से उठ गई, पर अपनी आंखों से नींद न उड़ा सकी। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया भाभी? ये सुबह है, 9 बज रहे हैं मैडम, उठ जाओ। अभी मेहमानों ने आना शुरू कर देना है, शादी की तैयारी नहीं करनी? चित्रा ने कंबल उठाकर तय करना शुरू कर दिया। अरे भाभी, सिर्फ शादी है, मेरी विदाई थोड़ी है जो अभी से तैयारी शुरू कर दूं। बस दुल्हन बनकर बैठ जाना है, फिर एक फोटो शूट होगा और फिर वापस अपने घर, अपने कमरे में। सानवी ने खुश होते हुए कहा। तुम ना बाज नहीं आती शरारतों से, अब जल्दी से उठ जाओ। तुम्हारे भाई ने भी अभी शोर मचाना शुरू कर देना है। मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, तुम फौरन बाहर आ जाओ। चित्रा उसे जल्दी में कहती हुई बाहर निकल गई। सानवी ने गहरी सांस ली और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ी। तन्मय, आर्या, आज आपकी शादी है, वो भी आपकी पसंद की लड़की से। क्या आप खुश हैं? तन्मय का छोटा नटखट भाई गौरव आर्या, जो कॉलेज स्टूडेंट था, उस वक्त हाथ का माइक बनाए तन्मय को तंग कर रहा था। तुम चैन से नहीं बैठते, हर 2 मिनट में तुम्हें कोई ना कोई बात सूझ ही जाती है। तन्मय ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए उठते हुए कहा। शादी वाले दिन भी ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग करने वाले तन्मय आर्या, एक मशहूर बिजनेसमैन, आज फाइनली माँ के हुक्म से शादी के बंधन में बंधने जा रहा था, पर चेहरा फिर भी वैसा ही सपाट। यार थोड़ा सा तो स्माइल कर दो आप, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती की जा रही हो आपके साथ। गौरव की बात पर उसके दोस्त, जो एक एक करके गौरव के इशारे पर अंदर आए थे, झेंप कर हंस दिए। तुमको क्या काम है वो बताओ, फौरन मतलब की बात पर आओ। अपनी शर्ट के कफ लिंक खोलते हुए और फिर उन्हें फोल्ड करते हुए तन्मय बोला। हाँ अब आए ना असली बात पर। जी तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 लाख फीस पर फ्रेंड। गौरव की बात पर तन्मय ने नज़र फेरकर अपनी गिनती की, जो कि 8 थे। वेल, अभी सिर्फ शादी है, शादी के बाद विदाई नहीं तो आधा कर लो, आधा बाद में ले लेना। तन्मय ने चेक निकाला। नहीं नहीं, ये आधा ही है, बाकी बाद में ले लेंगे भैया, और चेक नहीं, हमें कैश चाहिए। गौरव ने एक आंख मारी। तन्मय ने अफसोस से सिर झटकते हुए लॉकर से 8 लाख रुपये निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। अब मुझसे कोई और फरमाइश करते मत दिखना, चलो निकलो यहाँ से। याहू भाई, भाई हो तो आपके जैसा। गौरव तन्मय के गले लगा। सबने मिलकर हुर्रे का नारा लगाया, जबकि तन्मय बस मुस्कुरा सका था। गौरव उसकी आंखों का तारा था। उसकी एक मुस्कान पर वो सब कुछ कुर्बान कर देता था। उसकी जान बसती थी अपने भाई गौरव और बहन चित्रा में। चित्रा की शादी वेदांश से हो चुकी थी, जबकि एक बहन और भी थी। क्या हो गया वेदांश, क्यों इतना सोच रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। चित्रा ने जल्दी से अपनी चूड़ियां पहनते हुए वेदांश से कहा, जो आज बहन को लेकर थोड़ा अपसेट था। माँ बाप के चले जाने के बाद वही उसका सब कुछ थी और आज वो भी पराई हो जाने वाली थी। सारे इंतजाम वेदांश ने बहुत अच्छे से किए थे, फिर भी यही टेंशन थी कि कहीं पर कोई कमी न रह जाए। अब क्या सोचने लगे? चित्रा ने अपनी हील्स पहनते हुए उसे चौंकाया। उसकी चूड़ियों और पायल की झनकार पर वेदांश होश में आया। वो अपनी हील्स के साथ जूझ रही थी।
उसने आगे बढ़कर जमीन पर बैठते हुए उसके पाँव में हील्स पहनाई। चित्रा एकटक उसे देखती रही। लो हो गया, वो उसकी हील्स बंद करता हुआ उठा था। चित्रा ने मुस्कुराकर उसके गाल पर एक प्यारा सा किस किया। लव यू वेदांश। लव यू, यू मोर यू। वेदांश ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे। दोनों आगे पीछे बाहर निकले थे। बारात घर में ही आ रही थी। वेदांश ने घर की बैक साइड गार्डन में सारे इंतजाम किए हुए थे, जो बहुत ही शानदार और हाई क्वालिटी के थे, और बहुत करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। वेटर्स से लेकर खाने पीने तक का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया था। हल्का सा म्यूजिक भी था। वेदांश और चित्रा एक साथ गार्डन में दाखिल हुए थे। उनकी जोड़ी की सबने बहुत तारीफ की थी। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बस औलाद की तरफ से उनका आंगन अब तक सूना था, जिस पर वेदांश ने कभी भी चित्रा से कुछ नहीं कहा था। वो उसकी मनपसंद थी और उसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। बारात आ गई। चित्रा ने अपने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और फूलों की बारिश कर दी। तन्मय आर्या ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बहन को गले से लगाया। चित्रा की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। चित्रा ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए नम लहजे में कहा। तुम्हें भी। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत जानलेवा थी, लेकिन ये जानलेवा मुस्कान कम ही देखने को मिलती थी। ममा, गौरव। वो अब माँ और छोटे भाई से गले मिल रही थी। सबको खुशी से वेलकम करती वो अंदर ले आई, जहाँ रंग और खुशबू का सहला उमड़ा पड़ा था। भगवान बुरी नज़र से बचाए। वेदांश ने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हर्षिता जी ने सब तरफ नजरें दौड़ाते हुए दिल से तारीफ की। जी मम्मा, आपको पता है सब अकेले मैनेज किया है उन्होंने, बहुत दिल से। प्यार भी तो बहुत करते हैं ना अपनी बहन से। चित्रा के लहजे में अपने पति वेदांश के लिए सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। हर्षिता जी अपनी बेटी को इतना खुश देखकर सुकून से मुस्कुराई थी। उनकी बेटी को वेदांश ने पलकों पर बिठाकर रखा था। उसकी एक ही बहन थी सानवी, जो उनकी शादी के वक्त सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन 16 साल की नाजुक और कमसिन सानवी उनके 25 साल के बेटे तन्मय की आंखों से दिल में उतर गई थी। उस वक्त बात चली, लेकिन वेदांश ने फिलहाल मना कर दिया था, क्योंकि सानवी अभी बहुत छोटी थी। पर अब जब वो की पूरे 18 साल की हुई, तो हर्षिता जी ने डायरेक्ट शादी की बात कही, जो वेदांश ने कुछ हिचकिचाहट के साथ मंजूर कर ली, लेकिन इस शर्त के साथ कि विदाई सानवी की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही रखी जाएगी। और आज उन दोनों की शादी थी। सानवी गार्डन से लगे एक कमरे में थी, जहां वो सजी बनी बैठी थी। शादी के लिए पंडित जी को साथ लेकर वेदांश अंदर आया था। शादी की सारी तैयारियों के बाद पंडित जी ने दोनों को, दुल्हन और दूल्हा को, मंडप में बैठने के लिए कहा। और पता नहीं क्यों, जब सानवी का बुलावा आया तो उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा था। तन्मय को वो जानती थी, उसकी भाभी का भाई था। उसके बारे में बस इतना ही जानती थी। सुना था काफी गुस्से वाला है और बहुत खामोश नेचर का इंसान है, किसी से फालतू बात नहीं करता। यहाँ तक कि 2 साल पहले जब वेदांश ने सानवी के रिश्ते से मना किया, तब भी उसने सानवी से कोई संपर्क नहीं किया। पर सब जानते थे कि वो सानवी को पसंद करता है, क्योंकि ये रिश्ता उसी की इच्छा पर हुआ था, जिस पर गौरव आर्या अक्सर उसे छेड़ा भी करता था, जिसे वो चुपचाप सुन लेता, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। पंडित जी ने जब सानवी की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा, तन्मय का दिल कितना सुकून महसूस कर रहा था, ये वही जानता था, या फिर उसका भगवान। शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई थी। शादी संपन्न होने के बाद सभी अपनों ने उन दोनों को दिल से आशीर्वाद दिया था। खाने का सेशन शुरू हो चुका था। जब सानवी को स्टेज पर ले जाया गया तो तन्मय अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। भाई हाथ आगे बढ़ाएं, चित्रा ने तन्मय से कहा, तो वो मुस्कान चेहरे पर सजाए अपना हाथ आगे बढ़ा गया। चित्रा ने सानवी का नाजुक सा छोटा सा हाथ तन्मय के हाथ में थमा दिया। उसका कांपता और ठंडा हाथ महसूस करते ही तन्मय ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में थाम लिया और स्टेज के ऊपर ले जाते हुए अपने साथ बिठा लिया। गौरव आर्या को तो हुटिंग करने का मौका मिल गया था। दोस्तों को जेंट्स की ओर छोड़कर वो फिर से इधर ही आ गया था और अब भाई और भाभी को तंग करने लगा। चित्रा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। तन्मय ने सिर्फ एक नज़र ही सानवी पर डाली थी। वो नाजुक बदन की हसीना उस वक्त 16 श्रृंगार किए हुए खूबसूरत की मिसाल लग रही थी, लेकिन अपनी उम्र से बड़ी भी नजर आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए थे। फोटोशूट के बाद वेदांश ने चित्रा को इशारा किया कि वो सानवी को अब अंदर ले जाए। भाई जी इजाजत है, अब हम अपनी लड़की वापस लेकर जा रहे हैं। चित्रा ने तन्मय को छेड़ा तो वो हामी में सिर हिलाते बिना कुछ कहे उठकर खड़ा हुआ। अरे
इतनी जल्दी जंग छोड़ दी भाई आपने तो। गौरव, आर्या ने आवाज लगाई तो चित्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हर्षिता जी ने अपने बच्चों को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए उन सबके ऊपर से पैसे उतारते हुए दान कर दिए। सानवी को गार्डन से जुड़े रूम में चित्रा खुद छोड़कर आई थी। अब वो बाकी मेहमानों को देखती व्यस्त हो गई थी, जबकि वेदांश भी जेंट्स की साइड मेहमानों के पास था। अच्छा खासा व्यस्त था वो। अब तन्मय भी वहां पर आ चुका था तो काफी रौनक लग गई थी। सानवी का दिल घबराया तो वो उठकर अपनी एक दोस्त प्रिया के साथ अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उसे बाथरूम भी जाना था। अच्छा तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। प्रिया उसे बाथरूम में भेजती हुई बाहर ही बैठी रही, पर उसी वक्त उसका बुलावा आ गया तो वो उठकर बाहर चली गई। सानवी बाथरूम में ही थी। उसने अपना मेकअप देखा, अपनी ज्वेलरी देखी तो मुंह बना गई और सारी ज्वेलरी उतारती हुई वहीं साइड पर रखने लगी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आईं। कुछ अजीब सा लगा उसे। यूं ही बेध्यानी में वो दरवाजे के पास आई और जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उसके कदम वहीं जम गए थे। दिल ने जैसे धड़कने से मना कर दिया था। कानों ने जो शब्द सुने दिल ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर जो सामने हुआ वो देखकर सानवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो सांसें रोके उन दोनों को देखे जा रही थी कि तभी अचानक चित्रा की नजर उस पर पड़ी थी और उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। तुम यहाँ? चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गई। भाभी, सानवी ने अविश्वास से उसे पुकारा। उसी पल उस आदमी ने भी पलटकर सानवी को देखा। उसके चेहरे पर शैतानियत छा गई। सानवी तुम? अब भी चित्रा के शब्द मुंह में ही थे कि वेदांश कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ कहने आया था कि सामने एक अजनबी आदमी को देखते ही उसके शब्द मुंह में ही टूट गए। कौन हो तुम? वेदांश हैरत और गुस्से से पूछ रहा था और चित्रा का गला सूख गया था, जबकि सानवी की आंखों में बेशुमार आंसू चमक उठे थे। क्या पूछ रहा हूँ? कौन हो तुम? वेदांश ने उस आदमी के सामने आते हुए गुस्से से पूछा तो उसने सपाट चेहरे के साथ चित्रा को देखा। क्या है तुझे? बोलता क्यों नहीं? यहाँ इस कमरे में क्या कर रहा है? वेदांश ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। सानवी और चित्रा बुरी तरह घबरा चुकी थी। मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया है, वो आदमी फौरन बोला। बुलाया है? वेदांश के हाथ की पकड़ ढीली पड़ी थी तो उस आदमी ने अपना गिरेबान छुड़ाया। मैं पागल तो नहीं कि इतने मेहमान इकट्ठा हों और मैं यूं बेहिचक आ जाऊं? वो अनजान आदमी दांत किटकिटाते हुए बोला। बकवास बंद करो और बाहर निकलो यहाँ से। वो उसे गिरेबान से पकड़कर बाहर ले जाने लगा। क्या कर रहे हैं वेदांश? बाहर सब मेहमान हैं, क्यों अपनी इज्जत उछालना चाहते हैं? चित्रा ने दुख से कहा, जबकि लहजा रुंधा हुआ था। ये यहाँ कैसे आया चित्रा? वेदांश ने अब की बार खूंखार शब्दों में चित्रा से पूछा। चित्रा ने एक नज़र उस आदमी को देखा और फिर अगले ही पल सानवी को। माफ़ कर दो इसे, बच्ची है, नासमझ है, चित्रा ने धीरे से कहा, जिससे कि वेदांश को लगा जैसे अगला सांस नहीं ले पाएगा। और दूसरी तरफ सानवी की आंखें हैरत की हद तक फैल गई थीं। क्या बोल रही हो? होश में तो हो तुम? वेदांश का दिमाग घूमा था। प्लीज वेदांश, संभाले खुद को। चित्रा की आंखों में ढेरों आंसू थे। वो वेदांश के सीने पर हथेलियां रखे उसे किसी भी उग्र कदम से रोकने की कोशिश करने लगी, जबकि पीछे खड़ा वो आदमी एक भरपूर तंज भरी मुस्कान दे गया जिसे कोई देख न सका। उसकी मुस्कान में कौन सा गहरा राज छुपा था कोई नहीं जानता था। तुम मेरी बहन के बारे में बोल रही हो चित्रा? वो जो उसे प्यार से हमेशा जानू कहकर बुलाता था, आज गुस्से और दर्द में पूरा नाम लेकर पुकार गया था। मैं जानती हूँ वेदांश, लेकिन अब हमें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा, क्योंकि शोर शराबे से अपनी ही इज्जत उछलेगी। काश सानवी का रिश्ता जोड़ने से पहले हमें ये सब पता चल जाता। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब न होती। चित्रा ने अफसोस से सिर नामे हिलाते हुए एक नज़र खामोश खड़ी सानवी को देखा। भाभी, सानवी चीखी थी, लेकिन उसकी आवाज़ ही गले से नहीं निकली थी। उस वक्त वो इस कदर सदमे में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वेदांश ने गुस्से में उस आदमी के चेहरे पर बेशुमार घूंसे बरसाए कि वो तड़प गया था। रुक जाओ, मुझे क्यों मार रहे हो? मारना है तो अपनी बहन को मारो, उसी ने बुलाया है मुझे। भागना चाहती थी वो मेरे साथ, वादे कस्में दी हैं मुझे, कहा था कि आकर मुझे ले जाओ। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अपनी मोहब्बत की भीख मांगी और अपनी जान देने की धमकियां भी दी हैं इसने। बकवास है ये, झूठ बोल रहा है तू। मैं तेरी जान ले लूंगा। वेदांश ने एक के बाद एक उस पर कई मुक्के बरसाए। जवाब में उसने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं यकीन तो मेरा मोबाइल देख लो, इसी के नंबर से मैसेज आया था।
कि आ जाओ मुझसे मिलने। आज सब शादी के हंगामों में बिजी हैं, हम भाग जाएंगे। और यहाँ तक कि सारा जेवर भी इसने मुझे देने के लिए इकट्ठा कर लिया था। वो और भी जहर उगलता हुआ वेदांश को पागल कर देने पर तुला हुआ था। एक जोरदार लात उसके सीने पर मारी कि वो नीचे गिरकर चीखा और फिर बेहोश हो गया। वेदांश का बस नहीं चल रहा था सब कुछ तबाह कर दे। वो अपने बालों को पकड़कर खींचता, सिर नामे हिलाता सानवी की ओर मुड़ा, जिसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। होंठ बिल्कुल खामोश थे, जबकि पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अपनी सफाई में कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन होंठ सिल चुके थे। वो सानवी की ओर बढ़ा, लेकिन कदम डगमगा गए। क्यों गुड़िया, क्यों किया ऐसा? कितना दर्द, कितनी तड़प थी उसके शब्दों में कि सानवी का एक एक रोम कांप उठा था। भैया, भैया, ये सब झूठ है भैया, मेरी बात सुने और मेरा यकीन करें। सानवी मुश्किल से बोल पा रही थी, उसके होठों से कुछ भी निकल नहीं पा रहा था। सानवी, सब सच सामने आ गया है, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अपने भाई से कुछ मत छुपाओ, सब कुछ सच सच बता दो। चित्रा ने आंसू पोंछते हुए दुखी अंदाज में कहा। सानवी ने गहरी हिचकी ली। भाभी, सच आप भी जानती हैं कि मैं सच्ची हूँ और ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे नहीं जानती। तुम नहीं जानती? मैंने खुद इस आदमी को तुम्हारे कमरे में आते देखा, और जब मैं यहाँ आई इस आदमी के पीछे आई तो ये चित्रा ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी और अफसोस से सिर झुका लिया। भाभी, सानवी शौक की हालत में चली गई थी। भाभी, भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं इस इंसान को नहीं जानती, बल्कि ये तो भाभी से मिलने। चटाक वेदांश का हाथ उठा था और सानवी को वो थप्पड़ गाल पर नहीं बल्कि अपने दिल पर लगा था। गाल पर हाथ रखे वो बस बेयकीनी और खामोश पथराई हुई नज़रों से भाई को देखती जा रही थी। सानवी, चित्रा का दिल धक से हुआ। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए चित्रा के किरदार को निशाना बना रही थी और इस चित्रा को यकीन न आया। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बीवी पर उंगली उठाई तो जान निकाल लूंगा तुम्हारी। वेदांश ने गुस्से से सानवी को ललकारा तो वो सहमकर पीछे हट गई। प्लीज वेदांश, संभाले खुद को, वो ना समझ है, मासूम है, भूल हो गई उससे, माफ कर दें उसे। चित्रा ने वेदांश के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोकना चाहा, लेकिन वेदांश नहीं रुक रहा था। उसे तो जैसे आज ही अपनी बहन के सारे हिसाब करने थे। नहीं, हरगिज नहीं, मैं जान ले लूँगा इसकी। आज इसने मेरी इज्जत, मेरे मान, मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। कहते हुए वेदांश के हाथ सानवी के गले को छुए थे। उसने उसका गला दबाया। सानवी का सांस गले में ही अटक गया। उसकी आंखें बंद होने को थीं कि चित्रा ने पूरा जोर लगाकर सानवी को वेदांश की पकड़ से छुड़वाया था। सानवी अपना सांस बहाल करती पीछे दीवार के साथ जाकर लगी थी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। डर से अपने भाई को देख रही थी। वो अभी कुछ भी कहती जब उसके भाई ने यकीन ही नहीं किया तो किसी और ने क्या करना था। अचानक से वेदांश ने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर दरवाजे की ओर ले गया। कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? छोड़िए वेदांश, इसकी हालत देखिए, कुछ हो न जाए इसे। चित्रा ने घबराकर सानवी को वापस पीछे करना चाहा, लेकिन वेदांश ने और ज़्यादा पकड़ सख्त की। हरगिज नहीं, मैं इसे अब इस घर में नहीं रखूँगा। जान से मार नहीं सकता, लेकिन इस घर में भी कभी नहीं रखूँगा। फिर क्या करेंगे? चित्रा झट से बोली। वेदांश गहरे गहरे सांस भरता रोती हुई सानवी को दरवाजे से बाहर निकाल लाया। चित्रा भी पीछे दौड़ी। एक पल के लिए थम सी गई और पलटी। बाहर गार्डन एरिया से लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। सिर्फ तन्मय के घर वाले और एक दो करीबी रिश्तेदार ही रह गए थे। पर वेदांश इतना गुस्से में था कि किसी की परवाह नहीं की थी। सानवी को घसीटता हुआ वहां सबके सामने लाया। अचानक से उन्हें यूं देखकर हर्षिता जी अपनी जगह से घबराकर खड़ी हो गईं। तन्मय आर्या की उस तरफ पीठ थी। वो माँ के चेहरे पर परेशानी देखता पलटा कि उसी पल वेदांश ने सानवी को उसकी ओर धक्का देते हुए उसका हाथ छोड़ा। वो सीधे जाकर तन्मय आर्या के सीने से लगते लगते गिरने लगी कि तन्मय ने उसे कमर से थाम कर गिरने से बचाया और हैरानी से वेदांश को देखा, जिसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल अंगारा हो रहा था। बाकी सबकी भी सवालिया और परेशान करने वाली नज़रें उसकी ओर उठी थीं। ये अब यहाँ नहीं रहेगी। तुम उसे रखना चाहो तो रखो, तलाक देना चाहो तो तलाक दे दो, मारना चाहो तो मार दो, लेकिन अब मेरा इससे कोई संबंध नहीं। वेदांश ने जितना कष्ट और गुस्से से कहा, सभी उसे इस तरह देखकर माथे पर बल डाल गए। क्या हुआ है वेदांश बेटा, सब ठीक तो है ना? हर्षिता जी ने सानवी की बिखरी हालत पर घबराए हुए बोली। सब खत्म हो गया है आंटी, सब खत्म हो गया।
भगवान के लिए मेरे ऊपर एक एहसान कर दें कि इसे यहाँ से लेकर जाइए। वो चिल्लाते हुए हाथ जोड़कर बोला। तन्मय ने नजरें झुकाए हुए उस थर-थर कांपती लड़की को देखा। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ थे। सिर से दुपट्टा सरक चुका था, बाल बिखरे हुए थे, गले पर भी कुछ लाल निशान थे। तन्मय उन निशानों को और नहीं देख पाया। सानवी के आंसू देखता वो अपने दिल को बेचैन होने से रोक नहीं पाया। तन्मय, मेरी बहन मेरी नहीं रही। उसका किरदार दागदार है। इसे मार दो या फिर ले जाकर कहीं जमीन में गाड़ दो यार, लेकिन मेरी नजरों से दूर कर दो उसे। एक बार फिर वेदांश ने सानवी को धक्का दिया, लेकिन तन्मय ने उसे मजबूती से थाम लिया। बस, बहुत हो गया। क्या तमाशा है ये। तन्मय के सब्र का पैमाना अब भर चुका था। उसे वेदांश की हरकत बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो जो अपनी बहन पर जान छिड़कता था, आज इस तरह से बात कर रहा था, वो भी सबके सामने। लेकिन क्यों? अगर वो सिर्फ उसकी बहन होती तो शायद तन्मय एक शब्द न कहता, पर अब वो उसकी पत्नी भी थी, कैसे चुप रहता। तमाशा तो इसने बना दिया है मेरा। मुझे किसी के आगे इसने सिर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या करूं अब मैं? हारते हुए अंदाज में वेदांश बोला तो हर्षिता जी का तो दिल ही भर आया। चित्रा ने वहां आते हुए स्थिति समझाने की कोशिश की। तुम साफ साफ क्लियर बात क्यों नहीं कर रहे वेदांश? आखिर हुआ क्या है? अब की बार तन्मय के माथे पर बल पड़े। इसने मुझे बात करने के काबिल भी कहाँ छोड़ा है। छोड़ो ये सब, जान से मार दो इसे। वेदांश फिर से जोश में आकर सानवी पर झपटा। सानवी ने तन्मय का हाथ मजबूती से थामा। उसे इस समय वेदांश से, अपने पिता जैसे भाई से डर लग रहा था। तन्मय ने उसे अपने पीछे करते हुए खुद चट्टान बनकर उसके सामने जमकर खड़ा हो गया था। इससे पहले वो कुछ कहता, चित्रा आगे बढ़ाई। वेदांश, प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए, सब लोग सुन रहे हैं। जिसे नहीं भी पता उसे भी पता चल जाएगा। क्यों अपनी इज्जत खुद उछाल रहे हैं? चित्रा रोते हुए बोलती चली गई। क्या हुआ है चित्रा, बताओ हमें। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हर्षिता जी अब चित्रा की ओर मुड़ी। मम्मी प्लीज, आप आज ही सानवी की विदाई करा लें। वो वेदांश को बाजू से थामे हुए होंठ भींचकर बोली। पर हुआ क्या है, पता तो चले। हर्षिता जी ने अब की बार थोड़ा गुस्से में कहा। चित्रा ने सानवी को अफसोस से देखा और तन्मय के पास जाकर खड़ी हो गई। भाई, पहले आप कसम खाइए कि सच सुनने के बाद आप सानवी को नहीं छोड़ेंगे। सच जानने के बाद भी आप इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। आपको मेरी कसम। चित्रा ने तन्मय का हाथ अपने सिर पर रखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कैसा सच? तन्मय को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वेदांश ने सानवी को आज उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उसे एक पल सानवी 100 मौतें मरी थी। उसे लगा आज उसकी मौत हो गई है। काश ये सब सुनने से पहले वो सच में मर गई होती। लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं, दिल धड़क रहा था। इतनी जिल्लत सहने के बाद भी वो मरी नहीं थी। आंसू टूटकर गालों पर लुढ़कने लगे थे। दिल में दर्द की एक लहर सी उठी थी और सानवी ने अपने दिल पर हाथ रखा, जबकि तन्मय ने अपनी मुट्ठियां मजबूती से कसकर बंद की। चित्रा की जगह कोई और होता तो शायद वो उसकी सांसें तंग कर देता, पर बहन को क्या कहता। ये खामोशी थी जो चारों ओर छाई हुई थी। सानवी की पकड़ अब भी तन्मय के बाजू पर थी। उसका कपकपाना अब भी जारी था, पर उसके होठ क्यों खामोश थे, ये बात तन्मय समझ न सका। प्लीज मम्मी, भाई, आप सानवी की इस गलती को माफ कर दीजिए, मेरी खातिर प्लीज। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बच्ची है, नासमझ है, जरूर किसी की बातों में आ गई होगी। आप प्लीज एक मौका दें उसे। चित्रा उसकी वकील बनी माँ और भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। तुम क्यों हाथ जोड़ रही हो? गुनहगार तो ये है, इसे सजा मिलनी चाहिए और इसकी सजा यही है कि इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, बल्कि इसे मार दो। इस बद चरित्र को लेकर जाओ मेरी नजरों के सामने से। वेदांश अहूजा। तन्मय की चिंगाड़ पर वेदांश की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। सभी ने उसकी ओर दहलते हुए देखा। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना। मैं तन्मय आर्या हूँ और तन्मय आर्या कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं करता। सब माफ कर देता है, धोखा और बेवफाई माफ नहीं करता। तन्मय ने बिना पलक झपके वेदांश से कहते हुए सानवी का हाथ अपनी बाह से परे झटका था और गुस्से से वेदांश की ओर बढ़ा। उसी पल सानवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिरती कि तभी तन्मय ने उसे गिरने से पहले थामते हुए अपने सीने से लगा लिया। वो आधी बेहोशी की हालत में तन्मय के सीने से लगी खड़ी थी। भाई प्लीज, आप सानवी को ले जाइए, वरना पता नहीं वेदांश क्या कर गुजरेगा। भगवान के लिए रहम करें मेरे ऊपर। वेदांश ने गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
प्लीज ले जाइए इसे यहाँ से। चित्रा ने तन्मय को जाने के लिए कहा। तन्मय ने अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए सानवी को अपनी बाहों में भरा और घर के बाहर का रुख किया। हर्षिता जी, गौरव आर्या भी तन्मय के पीछे निकले थे। उनके लब भी खामोश थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल सपाट थे। उनके जाने के बाद वेदांश अपने आंसू पोंछते हुए वापस सानवी के कमरे की ओर बढ़ा। मार दूंगा उस आदमी को, आज छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो वहां पर अब कोई नहीं था। उसे जैसे ही होश आया वो झट से उठ बैठी। खुद को अजनबी कमरे में पाया तो दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। अभी वो उठती कि तभी उसकी निगाह सामने सोफे पर बैठे सिगरेट के गहरे कश लेते तन्मय पर जा टिकी। सानवी का तो सांस ही गले में अटक गया। इस शख्स को देखना सानवी को साफ बता रहा था कि अब उसे सख्त सजा मिलने वाली है। सानवी बिना पलक झपके उसे देख रही थी। तन्मय ने सिगरेट एस्ट्रे में मसला, यहाँ आओ। उसे हुक्मनामा जारी हुआ। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं, सानवी खुराना। सॉरी, सानवी खुराना नहीं, सानवी आर्या। अफसोस की बात, अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। वो बहुत ही ठंडे लहजे में गुर्राया था तो सानवी डर के मारे बिस्तर पर खड़ी होती, मरे मरे कदम उठाती उसके पास आई। नजरें झुकी हुई थी। तन्मय ने उसे गहरी नजरों से देखा। तो किसी और से प्यार करती हो? तन्मय को इस बात ने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। जिस लड़की को वो पिछले 2 सालों से दिलो जान से चाह रहा था, वो किसी और को चाहती थी। ये तकलीफ उसके दिल को लहू लुहान कर चुकी थी। लेकिन सानवी ने सिर ना में हिलाया। फिर कौन था वो जिसके बारे में तुम्हारा भाई जिक्र कर रहा था? गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोला, नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैं उसे नहीं जानती। वो तो उसके होठों से फिर से चित्रा का नाम निकलने ही लगा था, लेकिन वो डर गई। पहले भाई ने थप्पड़ रखकर मारा, अब अगर फिर से चित्रा का नाम लिया तो ये तो चित्रा का भाई था, जान ले लेगा उसकी। बोलो, जवाब दो, तन्मय ने जोर दिया। सानवी, एक बात याद रखना, मुझे झूठ से नफरत है, और तुमने अगर जरा सा भी झूठ बोला या कुछ भी छिपाया तो वेदांश तो तुम्हें मारेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी सांसें तुम्हारे ऊपर तंग कर दूंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। तन्मय ने झटके से उसे छोड़ा तो वो फिर से लड़खड़ाई, लेकिन फौरन ही खुद को संभाला। उसके कमरे से निकलते ही सानवी फूट फूट कर रो पड़ी। वो आदमी कहाँ है? इतनी सख्त सिक्योरिटी में आया भी और निकल भी गया। क्या तुम सब लोग झक मार रहे थे? वेदांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। चित्रा उसे इस तरह फोन पर किसी पर गुस्सा करते देखकर डर रही थी। फोन बंद करता वो मोबाइल बिस्तर पर पटक गया। उसकी नसें बुरी तरह चटकती हुई महसूस हो रही थीं। कुछ सोचते हुए वो वेदांश के करीब गई और उसका सिर दबाने लगी ताकि वो कुछ बेहतर महसूस करे। वेदांश की आंखों में आंसू बह निकले। अपने उस हाथ को देखा। मैंने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया। बहुत नाजों से पाला था उसे कि एक कांटा भी चुभने नहीं दिया था कभी, और आज मैंने उसे मारा। उसके गाल पर, उसके नाजुक से गाल पर थप्पड़ मारा, उसकी सांसों को रोका। इन्हीं हाथों से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो रोते हुए बोलता जा रहा था, साथ ही साथ अपना हाथ बेड की बैग पर भी मार रहा था, जबकि चित्रा की आंखों से बेखौफ आंसू बह निकले थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तन्मय के कानों में सानवी के शब्दों की गूंज अब भी हो रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी, लेकिन फिर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। तन्मय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सच का पता लगाए। उसने खुराना हाउस के सीसीटीवी कैमरे चेक करने का प्लान किया। वो सानवी को अपने कमरे में छोड़ता इस वक्त खुराना हाउस जा रहा था, लेकिन वेदांश को इस सब का नहीं बताया था। वो नहीं चाहता था कि कोई और तमाशा बने। वहां पहुंचते उसने सबसे पहले कंट्रोल रूम की ओर जाने का सोचा। वो इस घर का दामाद था, किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो सीधा अंदर चला गया। सर आप? सिक्योरिटी गार्ड उसे देखते हुए हैरानी का झटका लगा। मुझे कैमरे चेक करने हैं, आज की तमाम रिकॉर्डिंग चेक करवाएं, 1 मिनट की भी मिस नहीं होनी चाहिए। सभी कैमरे अभी के अभी ऑन कर दो। तन्मय के बोलने का अंदाज बेहद गुस्से से भरा हुआ था। उसने सिर हिलाते हुए सभी रिकॉर्डिंग निकाली और स्क्रीन पर चला दी। वेदांश के तीव्र गुस्से को कंट्रोल करने के लिए चित्रा उसके बहुत करीब हो गई थी। उसे अपने आप में गुम करके वो उसका गम हल्का करना चाहती थी और वेदांश के दिमाग से सब कुछ निकाल देना चाहती थी। जब वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर गया तो वो जख्मी शख्स बेहोश हो गया था, पर बाद में अब वो वहां नहीं था। वेदांश ने काफी पता लगवाया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो अचानक कहाँ चला गया।
वेदांश के दिमाग ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। बहन के इस कदम से वो एकदम टूट सा गया था। उसका बस नहीं चल रहा था, या तो सानवी को मार देता या खुद को। और चित्रा उसके दुख और उसकी बेचैनी को महसूस कर रही थी। धीरे से आगे होते हुए चित्रा ने अपने नरम होंठ वेदांश के होंठों पर रखे थे। उसके होंठों पर झुके वो उसे सब कुछ भुलाकर सिर्फ खुद का अपना आप याद दिलवाना चाहती थी। लेकिन वेदांश ने आज उसका साथ नहीं दिया। वो अकेले ही उसे अपने आप में मगन करने में लगी थी। वेदांश को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्लीज चित्रा, अभी कुछ ना करो, मेरा मूड नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि जैसे मैं मरने वाला हूँ, वेदांश ने बेबसी से उससे कहा तो वो आगे बढ़ते उसके होंठों पर और भी शिद्दत से झुकी थी। वेदांश ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन चित्रा की पकड़ और भी सख्त होती चली गई। वेदांश उसे चाहकर भी रोक नहीं पाया। उसका हाथ थामे अपने दिल की धड़कनों पर रखते हुए वो उसे अब पूरे तरह से अपनी आगोश में ले रही थी। वो अपनी तरफ से उसे शांत कर रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये उनकी जिंदगी का खूबसूरत पल आखिरी पल भी हो सकता था। 1 घंटे से ऊपर हो गया था। रिकॉर्डिंग में कोई भी असामान्य गतिविधि देखने को नहीं मिली थी, लेकिन तन्मय फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला था। और फिर जो उसे मिला उसके बाद जैसे सब कुछ खत्म। सुबह की रोशनी के साथ ही एक दर्द था जो लगातार रहने वाला था और तीव्र था। तन्मय अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और रिकॉर्डिंग की वीडियो निकालता वहां से बाहर निकल गया। उस समय उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो गाड़ी ड्राइव करता सीधा घर के पास बने एक मंदिर में पहुंचा। कुछ खुलासे बहुत बेरहम होते हैं, इंसान से बोलने की क्षमता तक छीन लेते हैं। भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ दिया। सारी रात उसकी आंखों में ही कटी थी। आंखों से 2 आंसू टूटकर गालों पर लुढ़क आए थे, जिसे उसने अपने बाजू से साफ कर लिया और फिर प्रार्थना के लिए हाथ उठाए तो सिर्फ आंसू ही बहते जा रहे थे। वो दर्द में था, ऐसा दर्द जो किसी से बता भी नहीं सकता था। ऐसी यातना से 2-4 था जिसका कोई इलाज नहीं था। सबसे बड़ा नुकसान तो उसका हुआ था। कुछ पल वो वहाँ बैठा, आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। भगवान जी के चरणों में बैठा उनसे रास्ता मांग रहा था, ऐसा रास्ता जिस पर चलकर इंसाफ कर सके। और वही काम इस दुनिया में सबसे मुश्किल था कि नेक नियत से हक और सच का साथ देना। पर वो तो भगवान जी के घर में था और भगवान अपने भक्तों को निराश नहीं करते। भगवान जी ने तन्मय को भी निराश नहीं किया। उसे भी भगवान ने रोशनी की किरण थमा दी। तन्मय ने आंखें बंद की, आंसू खुद ब खुद बह निकले। उसके होंठ शांत थे, वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन भगवान जी तो सब देखते हैं ना। उन्होंने तन्मय के दिल का हाल भी जान लिया था। सानवी की पूरी रात आंखों में कटी थी। सुबह की रोशनी फैलते ही वो बाथरूम में गई और फ्रेश होने के बाद सीधा भगवान जी के चरणों में जाकर बैठ गई। भगवान जी के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिससे अपने दिल का हाल कह सकती। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त वो बेबस है। सब तरफ उसे ही तिरस्कृत किया जाएगा, खासकर तन्मय से। उसके गुस्से से उसे डर आने लगा था। भाई ने तो हाथ उठाकर घर से निकालकर अपना गुस्सा उतार लिया था, लेकिन तन्मय के खामोश होंठ और उसकी बोलती आंखें, उससे सानवी को बहुत डर लग रहा था। भगवान से रोते हुए वो फरियाद कर रही थी और उसकी हर फरियाद तन्मय के कानों तक भी जा रही थी। वो कब का आकर सोफे पर बैठा था और उसकी सच्चाई की रोशनी से दमकते हुए चेहरे को गौर से देख रहा था। एक खामोशी थी तन्मय के होंठों पर। सानवी ने हाथ जोड़ते हुए, आंसू बहाते हुए आंखें बंद करके एक बार फिर भगवान जी को पुकारा था। भगवान जी, दया करो मुझ पर। तन्मय के दिल में दर्द सा जगा था। अगर उसकी एक आह भी आसमान पर चली जाती तो आसमान हिल जाता। अब की बार तन्मय बेचैनी से टेक लगाकर उठ बैठा। सानवी भी उठी थी। वो पलटी तो उसके कदम जम गए। एक पल में उस पर एक झटका सा लगा था। तन्मय को देखते हुए उसने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए। तन्मय ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी और उसे बिस्तर पर ले आया। एकटक उसे देखे जा रहा था। उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान अब भी थे। तुम पर? वेदांश ने हाथ उठाया। उसके सवाल पर सानवी ने हैरान होकर उसे देखा। उसके गाल पर हाथ फेरता वो किसी और ही दुनिया में चला गया। उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। उसके गले पर भी निशान थे। वो तन्मय देखना चाहता था। उसके बालों को पीछे करते हुए वो उसकी गर्दन पर भी नर्म सी उंगलियां फेरने लगा। सानवी के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ा। शरीर का सारा खून चेहरे पर आकर सिमट गया। वो बेख्तियार होते हुए उसकी गर्दन को बहुत नरमी से छू रहा था कि सानवी के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। वो थरथराते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। उसका लगातार कांपना तन्मय से छिपा न रह सका। सानवी, उसे पुकारा तो सानवी ने झट से अपनी आंखें खोल दी।
वो एकदम खामोश पत्थर बनी बैठी थी। उसने अपने वजूद पर चलती तन्मय के हाथों को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो छोटी सी लड़की जो उससे 10 साल छोटी थी, उस वक्त उसे बहुत बड़ी लग रही थी। मुझे सच सुनना है तुम्हारे मुंह से, सब जानना है। उम्मीद करता हूँ तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। तन्मय की सर्द और नरम आवाज़ सुनती सानवी ने घबराकर उसे देखा। बोलो सानवी। सानवी की आंखों से आंसू की तीव्रता से आंसू बह निकले। आप भी मुझे मारेंगे। जब भाई को सच बताना चाहा तो उन्होंने बिना कुछ सुने मुझे मारा। मेरा यकीन नहीं किया, आप भी नहीं करेंगे। सानवी उसकी नरमी को देखते हुए सिसकते हुए बोली, सानवी मुझे सिर्फ सच सुनना है। तन्मय बिना पलक झपके उसे देख रहा था। सानवी ने गहरी हिचकी लेते हुए पलकों को झुका लिया और फिर बहुत धीरे धीरे करते हुए उस राज से पर्दा उठाने लगी जिसे सुनते हुए तन्मय का जी चाहा उसे मौत आ जाती। सुबह का सूरज आहूजा हाउस के निवासियों के लिए खुशियां लाने वाला था या गम, कोई नहीं जानता था। वेदांश चित्रा के पहलू में गहरी नींद सोया हुआ था कि तभी चित्रा की आंख खुली। वो धीरे से वेदांश का हाथ थामे पीछे करते हुए उठकर खड़ी हुई थी और फिर मोबाइल उठाते हुए वो बाहर निकली और कॉल मिलाने लगी। उसका चेहरा उस वक्त किसी भी भाव से खाली था। कॉल उठाई गई। कहाँ है वो, पहला सवाल पूछा। सामने वाले के जवाब पर चित्रा के माथे पर बल पड़े। उसका ख्याल रखो और जब तक मैं संपर्क न करूं तुम भी मत करना। इधर सब मैं संभाल लूंगी। चित्रा ने तसल्ली दी और कॉल काट दी। वापस अंदर कमरे की ओर बढ़ी जहां वेदांश दुनिया से बेखबर सपनों में खोया हुआ था। चित्रा ने आगे बढ़ते हुए उसके चौड़े माथे पर अपने होंठ रखे और 2 आंसू टूट कर गिरे। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे वेदांश, बहुत ज़्यादा, कहते हुए उसने अपनी आंखों के आए आंसू साफ किए थे। यही सच है जो मैंने भाई को भी बताया था और अब आपको भी बता दिया, लेकिन मुझे पता है आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगे। भाई ने भी नहीं किया, उन्होंने भी मारा, आप भी मारेंगे। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। तन्मय ने आगे होते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो एकदम दंग रह गई। आंसू तो जैसे थम ही गए, चेहरा एकदम हैरानी की तस्वीर बन गया। तन्मय ने उसे बहुत जोर से अपने सीने में भींच लिया था कि सानवी को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। तन्मय, वो घबराए हुए उसे पुकार उठी। तन्मय ने खुद पर काबू पाया और उसे छोड़ते हुए पीछे हट गया और मुंह फेर लिया। कुछ तो ऐसा था जो सानवी नहीं समझ पा रही थी। क्या तन्मय सब जान गए हैं? मेरे बताने से पहले ही वो सब कुछ जान गए थे? सानवी अपनी जगह से करंट खाती पीछे हटी। तन्मय ने उसे अचानक उठते देखा तो खुद भी उठकर खड़ा हुआ। आप सब जान गए हैं ना? सानवी ने सिसकी भरी। यहाँ आओ मेरे पास सानवी। तन्मय ने हाथ बढ़ाकर उसे खुद के करीब लाना चाहा और सानवी ने सिर ना में हिलाया। तन्मय उसकी हरकत देखकर माथे पर बल डाल गया। आगे बढ़ते हुए उसने खुद ही खींचकर उसका बाजू अपनी पकड़ में लिया और अपनी ओर खींचा कि वो सीधा उसके सीने से जा लगी। छोड़ो मुझे प्लीज, वो झटपटाई। चुप, आवाज ना आए। तन्मय ने उसके नाजुक होंठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप करा दिया और वो सहम कर तन्मय को देखने लगी। इतना पैनिक क्यों हो रही हो? तन्मय का नरम लहजा महसूस करते हुए सानवी फिर से आंखों में आंसू भर लाई। आप सब एक जैसे हैं, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। वो गहरे सांस भरते हुए बोली। मुझे है, बहुत परवाह है। तन्मय ने उसके गालों से आंसू पोंछते हुए उसके माथे पर होंठ रखे। और विश्वास? उसने बेखुदी में पूछा। तो तन्मय ने उसकी रोई रोई सी आंखों में देखा। कितनी आस, कितनी उम्मीद थी उन आंखों में। सामने खड़ी लड़की क्यों कदमें आज उसे खुद से ऊंची लग रही थी वो जान गया था। वो चुप रहकर सबका भरम रख गई थी, वरना चाहती तो हकीकत से अवगत करा सकती थी। विश्वास न होता तो इस वक्त तन्मय आर्या के कमरे में और उसकी बाहों में न होती। तन्मय की बात पर सानवी का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। यहाँ आओ, वो उसे लेकर बिस्तर पर बैठा। सानवी का अब की बार झिझकना वो नोट कर चुका था। तन्मय की आंखों में मचलते जज्बातों का समंदर वो देख चुकी थी और जानती थी कि इस समंदर पर वो कोई बांध नहीं बांध सकती। वो चुपचाप उसके पहलू में बैठ गई। उसे लिए हुए वो बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। अब उसका सिर तन्मय के कंधे पर था, जबकि तन्मय का एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। अचानक उसे खींचकर अपने ऊपर करते हुए वो लेट गया। सानवी ने घबराकर उसके सीने से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। तन्मय ने उसकी नाक की टिप पर होंठ रखे। अब तुम कुछ भी नहीं कहोगी किसी से, जो भी कहना सुनना है मैं खुद कर लूंगा। और तन्मय वादा करता है तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो उसे खींच कर अपने ऊपर कर गया। उसका चेहरा तन्मय के चेहरे के करीब होता 1 इंच के फासले पर था। सानवी की धड़कनों ने गहरा शोर मचाया था। पहली बार में ही
पहली मुलाकात में ही वो उस पर हावी हो रहा था। वो सिर्फ 18 की थी, जबकि तन्मय भरपूर जवान मर्द। उसके जज्बात उस वक्त अपनी बीवी, अपनी मिल्कियत को देखकर बहकने लगे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, उसका दिल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। इंच भर का फासला भी वो खत्म करता उसकी सांसों को अपनी सांसों में मिक्स कर चुका था। सानवी का तो सांस गले में ही अटक गया। वो तन्मय से सबकी उम्मीद नहीं कर रही थी। वो अभी मेंटली खुद को तैयार नहीं कर पाई थी, पर तन्मय आंखें बंद किए अपनी पूरी शिद्दत उसके नरम होठों पर उतार रहा था कि सानवी को सांस लेना भी दूभर हो रहा था। तन्मय की सांसों से उसने अपनी सांसों को बहाल किया था। वो नहीं जानती थी कि कैसे तन्मय को खुद से अलग करे या कैसे अपनी सांसों को वापस खींचे। उसके हाथ पैरों से जान निकलने लगी थी। उसके आंसुओं का स्वाद भी तन्मय को गले में उतरता महसूस हुआ तो उसकी जान छोड़ता अपना सिर तकिए पर गिरा गया। सानवी ने गहरा सांस भरते सिर उसके सीने पर गिराया। तन्मय ने उसकी कमर सहलाते मीठी निगाहों से अपनी कमसिन बीबी को देखा, जो उसकी जरा सी शिद्दत पर रो पड़ी थी। उसके चारों ओर बाहों का घेरा बनाते हुए वो उसे खुद से लिपटा गया। इस बार होठों पर एक शरारती सी मुस्कान आई थी। वो सब कुछ भूल कर ये पल अपनी प्यारी सी बीबी के साथ गुजारना चाहता था। कुछ भी याद नहीं करना चाहता था जिसे याद करके उसे तकलीफ हो। यार तुम तो बहुत नाजुक हो, इतनी सी शिद्दत पर तुम्हारा ये हाल है। जब पूरा तुम पर छाऊंगा तब क्या होगा तुम्हारा। वो उसका सिर तकिए पर रखता उसके ऊपर झुककर कह रहा था। मुझे जलन हो रही है, उसने अपने लहू छलकाते होठों की ओर इशारा करते कहा तो तन्मय ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर नरमी से अपनी जीभ से मरहम लगाया था। इस बार इतनी नरमी थी कि सानवी भी एकदम खामोश हो गई थी। बहुत ही प्यार से अपने होठों से सानवी के नरम वजूद को छू रहा था। आपकी मूछें चुभ रही हैं। वो भी अब सब कुछ भुलाए उसकी मदहोश कर देने वाली मोहब्बत में खोए हुए सिसकते हुए बता रही थी। मोहब्बत का ये मीठा मीठा दर्द उसकी आंखों में आंसू ले आया था और तन्मय ने बहुत ही प्यार से उसके आंसुओं को चुन लिया था। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, अभी पहली बार था ना, इसलिए धीरे धीरे आदी हो जाओगी। गहरी गहरी सांसें लेता हुआ अब वो पीछे हटता तकिए पर सिर रखे आंखें बंद कर गया। सानवी उसके हसीन और खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। कितना सुकून मिला था सानवी को तन्मय की संगत में। मैं तो बस बेकार में ही डर रही थी, वो धीरे से मन ही मन में बोली थी। उसे यूं बड़बड़ाते देखकर तन्मय ने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा था। लगता है मेरी मोहब्बत का नशा तुम्हारे दिमाग पर चढ़ चुका है, कहते हुए तन्मय ने उसका सिर अपने बाजुओं पर रखा। सो जाओ, थोड़ी देर रात से जाग रही हो। तन्मय की नींद में डूबी आवाज सुनते वो भी शांत होती आंखें मीच गई और उसकी बाहों में सिमट कर लेट गई। नाश्ते की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। हर्षिता जी तो बिल्कुल चुप थी और आज गौरव भी कोई मजाक नहीं कर रहा था। सानवी सिर झुकाए नाश्ता कर रही थी, जबकि नाश्ता उसकी प्लेट में जैसे का तैसा रखा हुआ था। तन्मय ने मोबाइल से निगाह हटाते सानवी को एक नज़र देखा और फिर से मोबाइल में बिजी हो गया। तन्मय, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे रूम में आओ। वो उठी थी। मम्मा, आप सानवी के सामने ही बात कर सकती हैं, जो भी कहना चाहें, वो सपाट अंदाज में बोला तो हर्षिता जी को थोड़ा बुरा लग गया। कुछ बातें सबके सामने करने वाली नहीं होती तन्मय। मेरा ख्याल है भरम और इज्जत रख ली, अब हकीकत उजागर हो जानी चाहिए। तन्मय ने भी अपनी जगह से उठते हुए तल्ख लहजे में कहा। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? हर्षिता जी को गुस्सा आया। तन्मय ने सिर झटका। कुछ देर वेट कर लो, सब बातों का खुलासा हो जाएगा। वो फिर भी बिना सारी बात किए वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। ये सब तुम्हारा किया धरा होगा, तुमने ही रात को कोई पट्टी पढ़ाई होगी जो वो इस कदर गुस्से में अपनी माँ से बात कर रहा है। मामा प्लीज, तन्मय ने रुकते हुए गर्दन मोड़ते हुए तनी हुई आवाज में माँ को रोका, जबकि सानवी की आंखों से आंसू बहने की तैयारी में थे। सानवी, खबरदार, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दिए तो। वो उसे भी वार्न करता चला गया। सानवी हर्षिता जी और गौरव को देखने लगी। हर्षिता जी भी गुस्से से पांव पटकते चली गईं। गौरव भी खामोशी से उठकर चला गया। सानवी वहां अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। कहाँ जा रहे हैं हम? वेदांश खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उसका रुख आर्या बिला की ओर था। गाड़ी आर्या बिला में आकर रुक गई तो चित्रा ने हैरानी से अपने मायके को देखा और वेदांश के साथ नीचे उतरती अंदर की ओर बढ़ गई। सामने ही तन्मय सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहा था। उसके आते ही वेदांश ने उसे देखते हुए माथे पर बल डाले, जैसे पूछ रहा हो इस वक्त बुलाने का मकसद। कुछ बातें हैं वेदांश जो मैं चाहता हूँ आमने सामने बल्कि सबके सामने हो जाएं। तन्मय के रहस्यमय अंदाज पर वेदांश और चित्रा दोनों चौंके थे। कैसी बातें? थोड़ा वेट कर लो, तन्मय ने अब की बार बेहद नरमी से कहा। इतने में सानवी भी नीचे आती दिखाई दी।
उसके आने पर वेदांश के माथे पर बलों का जाल बन गया। सानवी तन्मय के पास पहुंचते हुए लड़खड़ाई थी कि तन्मय ने उसे थाम लिया। संभल कर। आज सुबह ही उसे तन्मय ने अच्छा खासा लेक्चर दिया था। उसे समझाया था कि सच बात को सामने लाना है। उल्टा वो गिरती पड़ती आ रही थी तो तन्मय ने उसे घूरा था। वो नीचे वाला होंठ बाहर निकालते हुए मुंह बना गई। ये तन्मय का दिया हुआ आत्मविश्वास था कि वो अब धड़ल्ले से उसका बाजू थामे वहां सबके सामने खड़ी थी। कल थोड़ा तमाशा लगा है तन्मय, जो अब फिर से अपने घर पर तमाशा लगाने लगे हो। हर्षिता जी ने होंठ भींच कर कहा। अब ये सब खत्म हो जाएगा मम्मा, डोंट वरी। तन्मय ने सानवी का हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए अपने साथ का यकीन दिलाया कि तभी मेन गेट से गाड़ी अंदर आई। गाड़ी से निकलने वाली हस्ती आर्या बिला के दरों और दीवार को देखती अंदर की ओर बढ़ी। सामने ही सब मौजूद थे। सबकी नजरें उस हस्ती पर उठी। एक पल को तो हर्षिता जी पर ऐसा लगा जैसे पहाड़ गिर पड़ा हो। तो वहीं दूसरी ओर वेदांश और चित्रा के शरीर से जैसे किसी ने उनकी जान ही खींच निकाली थी। वो खूबसूरत सी साड़ी पहने इस वक्त नाइस लुक में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसकी नजरों का फोकस तन्मय था। वो किसी और को देख ही नहीं रही थी। तन्मय ने उसे पुकारा तो चित्रा को लगा उसकी आत्मा परवास करने लगी हो। रिया, तन्मय ने उसे पुकारा था तो वो नजरें झुकाकर धीरे से मुस्कुराई और पलटकर वेदांश और चित्रा को देखा। वेदांश बिना पलकें झपकाए उसे देख रहा था, जो बिल्कुल चित्रा की हमशक्ल थी, पर उसका अंदाज अलग था, जुदा था। वेदांश, तुम्हारी शादी के वक्त घूंघट में रिया ही थी। तुम्हारी शादी रिया के साथ हुई थी। शादी के पेपरों पर भी रिया का नाम ही लिखा गया था, लेकिन हमारी प्यारी बहना चित्रा ने वो पेपर बदल दिए और अपने नाम लिखे पेपर रख दिए। तुमने शादी की रस्में तो रिया के साथ पूरी की थी, लेकिन विदा कराकर चित्रा को ले गए। तन्मय की भूल भुलैयों वाली बातें वेदांश को समझ न आई। क्या बोल रहे हो? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? वेदांश ने तन्मय की ओर देखा, फिर चित्रा को, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। एक सच को छुपाया गया है वेदांश तुमसे, सिर्फ एक झूठ को सच करने के लिए। तुम्हारा विवाह रिया से हुआ था, लेकिन विदाई के वक्त चित्रा विदा हो गई। उसने रिया को किडनैप करवा दिया। अपनी हमशक्ल होने का फायदा उठाया। तन्मय ने अफसोस से चित्रा को देखा। आज सब कुछ खत्म हो गया था। सब उसके हाथ से छूट गया था। अपने भाई को देखते हुए वो विनती भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन तन्मय आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ये सब क्या है? तन्मय, प्लीज भगवान के लिए मुझे किसी धोखे में मत रखना। वेदांश ने उसके दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। यार, धोखे में तो हम सब थे। और रिया? वो वापस रिया की ओर मुड़ा, जिसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। जब तुम चित्रा की कैद से रिहा हुई, तब क्यों नहीं संपर्क किया हमसे? तन्मय की बात पर रिया की नजरें झुक गईं। मैंने संपर्क किया था उस लड़की से, जो कहने को मेरी बहन थी, मेरी हमशक्ल, लेकिन उसने मुझे धमकी दी, अगर मैं सामने आई तो ये वेदांश को मार देगी। और वेदांश इतना खुश थे इसके साथ, तो मैं हार गई। उस पल में मैं हार गई। रिया ने गहरी सांस लेते हुए आंसू भरते हुए कहा। मुझसे तो संपर्क करती, पागल। हमें तो वो खत मार गया जिसमें चित्रा के नाम से लिखा गया था कि वो घर छोड़कर जा रही है। यहाँ हमारे लिए तो वो थी ही नहीं, पर वो यहाँ ना होकर भी थी। और तुम? वेदांश ने दुख से अपनी बहन रिया के आंसू पोंछ दिए। ऐसा नहीं है। ये सब झूठ है। मैं आपकी पत्नी हूँ वेदांश। हमने अपनी जिंदगी साथ जी है, साथ में कितने पल गुजारे हैं। आप उनकी बातों में मत आइए, मुझसे अलग मत होइए वेदांश। चित्रा दीवानों की तरह उसका चेहरा थामे बोले जा रही थी, जबकि वेदांश एक पत्थर की तरह खड़ा सिर्फ सानवी को देख रहा था, जिसकी नजरें बस वेदांश पर ही टिकी हुई थीं। बिना किसी जायज रिश्ते के वो एक पर स्त्री के साथ रह रहा था। अपनी पत्नी मानते हुए उसके साथ शादीशुदा रिश्ता भी बनाया था। अपनी जिंदगी के खूबसूरत और हसीन पल एक पराई औरत को दे दिए थे। दुख से वेदांश ने अपनी आंखें जोर से मींच ली। इतना बड़ा धोखा! एक धोखे के सहारे वो 2 साल से जी रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था खुद को खत्म कर दे, या उस लड़की को जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उस लड़की को अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान तक की परवाह नहीं थी। वो अपना नारित्व बिना शादी के गवा चुकी थी। क्यों? वेदांश ने दुख से चित्रा को देखा, जो बस रोए जा रही थी। बात यहीं तक रहती तो चल जाती, लेकिन फंस गई वहां पर जब उसका एक राजदार ठीक हमारे शादी वाले दिन उससे मिलने आ गया, जिसे अपने हिस्से के पैसे नहीं मिले थे। और बैड लक ये कि वो पैसे लेने कल ही आ गया।
और चित्रा मेरी प्यारी बहन उसे लेकर सानवी के कमरे में चली गई। उसके पैसों की मांग पूरी न कर सकी तो उसका दिल आ गया उन पर, और फिर उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसके चेहरे पर झुक गई। उसकी हवस को सुकून देने के लिए वो अपनी हदें तक पार कर गई। बोलते बोलते तन्मय गुस्से के मारे चीख पड़ा था। एक बहन के लिए ये सब कुछ बोलना और सोचना किस कदर दर्दनाक था ये वही जानता था। तन्मय के लहजे में नफरत, घृणा, गुस्सा और अफसोस सब कुछ था। चित्रा ने सिर ना में हिलाया। तन्मय आगे बोला, और जब सानवी ने उन्हें देखा तो बजाय अपनी गलती मानने के उल्टा सानवी को ही दोषी ठहरा दिया, उसका किरदार दागदार कर दिया। तन्मय की बात पर सानवी की आंखों में आंसू आए। वहीं चित्रा भी तड़प कर वेदांश को देखने लगी। 2 साल कहने की बात है चित्रा, तुम 2 साल तक रिया बनकर उसके पति के साथ समय बिताती रही, उसे अपनाया और फिर एक और धोखा दे दिया। धोखे पर धोखा। उफ, कितने धोखे दे चुकी हो तुम, और कितने धोखे अभी बाकी हैं। भगवान को क्या मुंह दिखाओगी। तन्मय ने सारा ड्रॉप सीन कर दिया। चित्रा ने आगे बढ़कर वेदांश का हाथ थामा तो उसने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। एक दर्द था उसके चेहरे पर। फिर से हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन वेदांश ने पहले से भी ज्यादा जोर से झटकते हुए कलाई छुड़ाई। ये दर्द ही ऐसा था कि जिसके बाद कोई मरहम काम नहीं आने वाला था, सिर्फ पछतावा बचने वाला था। प्लीज वेदांश, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी, चित्रा ने रोते हुए कहा। चित्रा, आर्या, तुम मर जाओ। वेदांश की बात पर सब और सन्नाटा छा गया। चित्रा का तो सांस ही रुक गया। उसका वेदांश मर जाने को बोल रहा था। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी वेदांश। तुम जैसी घटिया और किरदारहीन लड़की से रिश्ता जोड़ने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा, वेदांश ने पीछे हटते हुए दर्द से कहा। एक नज़र सानवी को देखा और फिर उसके सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। माफ़ी के लायक तो कोई शब्द ही नहीं बचे सानवी ने तड़पकर भाई के पास देखा। वो भाई के पास आना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। भाई अब छूने के काबिल नहीं तुम्हारा, पास मत आओ। वो रो रहा था। हाँ, वो मर्द रो रहा था। उसकी आंखों के आंसुओं ने सबको तड़पा दिया था। वेदांश, मेरी बात सुनो। तन्मय को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। दूर रहो सब, मेरे पास मत आओ। इस औरत ने मुझे 2 साल तक अपने साथ बिना किसी रिश्ते के बांध कर रखा। मेरे जज्बातों को, मेरे दिल, मेरे जिस्म के साथ खेला। एक घिनौना खेल जिसकी कोई हद नहीं। मैं नहीं जी सकता इस गुनाह के साथ। यार, मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रहा हूँ, मुझे मर जाने दो। वो बेबसी और अफसोस से कहता हुआ एक एक कदम पीछे लेता गया। किसी में हिम्मत नहीं थी उसकी ओर कदम बढ़ाने की, लेकिन रिया जो उसे जाते देख रही थी उसके पीछे दौड़ी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तन्मय आर्या ने सिर नामे हिलाते हुए मुंह फेर लिया। आपको अगर अपनी इस गंदी बेटी से रिश्ता रखना है तो शौक से रखिए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं जैसी के साथ कोई भी रिश्ता रखूं। तन्मय ने सानवी का हाथ थामा और वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। गौरव आर्या ने भी नफरत और हिकारत से अपनी उस बहन को देखा जिसने इतनी बड़ी चाल चलकर सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। मम्मा, चित्रा ने अपनी माँ हर्षिता जी को पुकारा, जिनकी आंखें नम थीं। एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारा। जी तो चाहता है पुलिस के हवाले कर दूं तुम्हें, लेकिन ममता आड़े आ रही है। तुमने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि हमें भी बर्बाद कर दिया। काश तुम पैदा होते ही मर जाती, काश तुम मेरी बेटी ही ना होती, काश मेरी तुम जैसी। कहते कहते वो रो पड़ी थी। गहरी सांसें भरते हुए उन्होंने चित्रा को पीछे किया और धक्का देकर दरवाजे की ओर धकेल दिया। हम तो तुम्हें रिया मानते रहे और चित्रा के जाने पर अफसोस करते रहे, उसे बुरा भला कहते रहे, लेकिन चित्रा तो तुम ही थी जो इतना घिनौना खेल खेल रही थी। क्यों किया ऐसा? तुम्हें भगवान का डर नहीं आया? तुम्हारा दिल नहीं कांपा? कैसे तुमने किसी गैर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया? क्यों चित्रा, क्यों? क्योंकि प्यार करती थी वेदांश से, बेइंतहा प्यार। आपने उसे रिया के नसीब में लिख दिया तो मैं बन गई रिया। क्या फर्क था मुझ में और रिया में? सब कुछ एक जैसा था। देखिए मेरी शक्ल, क्या नहीं है मुझ में रिया जैसा? वो पागलों की तरह चीखी थी। तुम्हारा दिल रिया जैसा पवित्र नहीं। तुम चालबाज हो, गंदी हो। दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। मर गई तुम हमारे लिए। हर्षिता जी ने उसे दरवाजे की ओर धक्का दिया था। वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरी। सब जा चुके थे और वो अकेली रह गई थी, खाली हाथ। हाँ, खाली हाथ, क्योंकि उसके गुनाह ने उसे खाली हाथ कर दिया था। वेदांश, प्लीज रुक जाइए। रिया ने जब उसे सड़क पार करते देखा तो अपनी ओर खींच लिया। एक बहुत बड़ा ट्रॉलर आ रहा था जो उसे कुचल देता, लेकिन रिया ने उसे खींचकर अपनी तरफ कर लिया। वेदांश, पागल हो गए आप?
अभी आप। वो उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, तुम भी गुनहगार हो मेरे साथ हुए इस जुल्म में तुम भी बराबर की शरीक हो। तुम सब जानती थी ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, एक पराई औरत के साथ रिश्ता बना रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे रोकने नहीं आई। वेदांश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए वहीं एक तरफ बैठते हुए कहा। उस वक्त सड़क पर सिर्फ ट्रैफिक था, लोगों की तादाद ना के बराबर थी। रिया भी उसके पास बैठ गई। उसकी कैद से मैं 1 हफ्ते बाद भागी थी तो उसने दोबारा मुझे कैद कर लिया और फिर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिए। अब वो अपनी आप बीती उसे सुना रही थी। बहुत कोशिश की सरवाइव करने की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। और फिर 15 दिन बाद मैं वहाँ से एक बार फिर निकलने में कामयाब हुई। अपनी दोस्त से मिली, उसने मेरी मदद की, मुझे हर तरह से सिक्योर किया। मैं जब वापस लौटी तो आप और वो बहुत खुश थे। मुझसे आपको दुखी होते नहीं देखा जाता। ये सच बहुत कड़वा था वेदांश। इस सच के साथ मैं जी नहीं रही थी। रोज मेरी सांसें निकलती थीं, ये सोचकर कि मेरा वेदांश हर वक्त मेरी मोहब्बत में डूबा रहने वाला वेदांश आज अनजाने में किसी और की बाहों में अपनी मोहब्बतें लुटा रहा है। लेकिन हर दिन मैं फिर से जिंदा होती थी। और फिर यही सोचा कि चुपचाप चित्रा की बात मान लूं, और फिर मैं पीछे हट गई क्योंकि उसने आपको मारने की धमकी दी थी और मैं डर गई थी। मर जाना ज्यादा आसान था रिया, लेकिन इस जिल्लत की जिंदगी से तो बच जाता। वेदांश ने सड़क को घूरते हुए कहा, मुझे माफ कर दे वेदांश, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आपकी तकलीफ में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। वो सिर झुका गई। हाँ तुम भी गुनहगार हो और तुम्हारी सजा यही है कि मुझसे दूर रहो, मेरे करीब भी मत आना तुम। वेदांश गुस्से से कहते हुए उठकर खड़ा हुआ। वेदांश, वो उसका हाथ थाम गई। जो चाहे सजा दे दें, लेकिन खुद से दूर मत करें, मत छुओ मुझे। वेदांश ने गुस्से से अपना बाजू फिर से छुड़ाया। मुझे छूना मत, समझी तुम? वेदांश गुस्से में बोलता वहां से चला गया। रिया बस उसकी पीठ को देखती रही। उसने तो आज माफी नहीं किया, माफी का दिन था आज। काश माफ कर देता। रिया ने सिसकी भरी और पलटी, लेकिन अपने सामने वेदांश को देखती वो हिचकियां भरने लगी। मेरे साथ रहोगी तुम, लेकिन मेरे करीब नहीं आओगी, समझी तुम? वेदांश उसका हाथ थामे अपने साथ ले गया। रिया के लबों ने मुस्कान को छुआ। भगवान ने उसे उसके 2 साल के सब्र का फल दे दिया था। वो भी तो जुदाई और हिजर का दर्द काट कर आई थी, फिर कैसे उससे खुशियों के पल छीन लेता। एक तकलीफ भरा समय था, लेकिन गुजर गया था। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वेदांश के साथ चली जा रही थी। जानती थी वेदांश उससे कितनी मोहब्बत करता है, तभी तो उसे छोड़कर नहीं जा पाया। और यह भी पता था वो उससे दूर नहीं रह सकता। अभी फिलहाल नाराज है, लेकिन जल्दी ही मान भी जाएगा। मुस्कुराते हुए उसने वेदांश की ओर देखा था। तन्मय के नंबर पर रिया का मैसेज आया था। तब वो माँ के कमरे में था। चित्रा जा चुकी थी, अब यहाँ रहकर उसने करना भी किया था। सभी उससे नफरत करते थे। वेदांश को रिया के साथ देखना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पर वो बाज आई या नहीं ये तो भगवान ही जानता था। तन्मय के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। मैसेज में वेदांश की तरफ से सारी खैरियत की खबर मिलते ही उसने भी भगवान का धन्यवाद किया था। माँ को तसल्ली देते वो अब रूम में आया था, जहाँ सानवी के ना खत्म होने वाले आंसू बहते जा रहे थे। मेरे भैया के साथ कितना बुरा किया चित्रा भाभी ने, उन्हें किस कदर तकलीफ का सामना करना पड़ा। पहली बात, वो तुम्हारी चित्रा भाभी नहीं, तुम्हारी भाभी रिया है। सबको पागल बना रखा था कि मुझे चित्रा कहो। मैं आपकी रिया हूँ, लेकिन मुझे चित्रा बुलाओ। मेरे रूप में आप चित्रा को भी जिंदा रखो। वो चली गई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आपकी रिया भी हूँ और चित्रा भी हूँ। बकवास। तन्मय ने सिर झटका। खुद को चित्रा कहलाने वाली असल में चित्रा ही थी, वो कभी रिया थी ही नहीं। जानती हो सानवी, जब उसने खुद को चित्रा कहलवाने के लिए जिद की तब मैं थोड़ा सा चौंका था, लेकिन फिर सोचा मेरी बहन रिया है ही ऐसी, हर वक्त दूसरों का ख्याल रहता था उसे, और इसीलिए वो सबका दिल बहलाने के लिए खुद चित्रा बन गई थी। ये सोचते हुए मैंने अपनी बेकार की सोचों को झटक दिया था। खैर, ये सब कैमरों से पता चला, वरना शायद कभी पता न चलता, जिसमें चित्रा साफ साफ उस इंसान को घर से बाहर निकाल रही थी। तन्मय देख चुका था। आप भाई को ढूंढ लाएं प्लीज। सानवी ने तन्मय के पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया। वो अपने घर पर है, रिया उसके साथ है, वो संभाल लेगी उसे, तुम मुझे संभालो। तन्मय ने उसे खींचा तो वो सीधा उसकी गोद में आ गिरी। तन्मय, क्या यार, नाम क्यों लेती हो, बड़ा हूँ तुमसे। तन्मय ने उसकी कमर पर उंगलियों से ड्रेसिंग करते हुए टोका। अच्छा, फिर क्या बोला करूँ? वो मुड़कर उसे देखती मासूमियत और जिज्ञासा से पूछने लगी। वेदांश की तरफ से दिल संतुष्ट हुआ तो वो तन्मय की ओर ध्यान दे रही थी। तुम बस मुझे देखा करो, मुझे चाहा करो, मुझसे प्यार करो, कहने सुनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तन्मय ने उसे करीब करते हुए उसकी
उसकी सांसों पर बंद लगाया तो वो उसे देखती हुई दिल की धड़कनों में कंपन महसूस करती, जी जान से कांपी, लेकिन तन्मय की मजबूत पकड़ से निकलने की बजाय खुद को उसके हवाले कर दिया। अच्छाई और बुराई दोनों होती है, ये हम पर निर्भर है कि हम क्या चुनते हैं। ये कहानी यहाँ दी एंड होती है, लेकिन जिंदगी नहीं, जिंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। क्या ख्याल है आपका? चित्रा को यूं जाने दिया सबने, क्या ये सही फैसला था या फिर उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।